नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन बेहद गंभीर सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। एक तरह से ये डिजिटल सुरक्षा की एक मास्टर क्लास होने वाली है। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं कि कैसे एक छोटी सी रोजमर्रा की आदत किसी को बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। सोचिए, क्या एक मामूली सा मोबाइल रिचार्ज किसी की जीवन भर की जमा पूंजी छीन सकता है? ये कहानी है रमेश की, एक सीधे साधे किसान जो बहुत आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, और कई बार यही भोलापन एक बहुत बड़े वित्तीय नुकसान की वजह बन जाता है। भाग 1, द मोबाइल रिचार्ज ट्रैप। कहानी शुरू होती है गांव के एक बिल्कुल आम से दिन से। रमेश बैंक से लौटते हुए मोबाइल रिचार्ज के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। दुकान चलाता है माधव, जो रमेश के बेटे विकास का दोस्त है। अब क्योंकि माधव बेटे का दोस्त है तो रमेश उस पर पूरा भरोसा करते हैं। रिचार्ज करवाते हुए ऐसी बातों बातों में रमेश खुशी खुशी माधव को बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना में अपना नाम लिखवा लिया है। सुनने में ये बहुत ही मासूम सी बातचीत लगती है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि हमारी यही रोजमर्रा की बातचीत, हमारी वित्तीय या सरकारी योजनाओं की जानकारी अनजाने में ही ठगों के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार थमा देती है। और ठीक यहीं से जाल बिछना शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद रमेश के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को जिला कृषि विभाग का अधिकारी बताता है। वो बहुत ही अधिकार के साथ कहता है कि योजना में आपका खाता जोड़ने के लिए एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना होगा। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है जहां ठग किसी बड़े अधिकारी होने का नाटक करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठग ने बिल्कुल उसी सटीक जानकारी का इस्तेमाल किया जो रमेश ने उस दुकान पर शेयर की थी। उस कथित अधिकारी ने रमेश से कहा कि आपके फोन पर अभी एक नंबर आया होगा, वो बता दीजिए। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे फोन पर आया वो 4 अंकों का ओटीपी उस अजनबी को बता दिया। और ये सिर्फ 4 अंक नहीं थे, ये वो मास्टर चाबी थी जिसने रमेश के बैंक अकाउंट का पूरा ताला खोलकर रख दिया। भाग 2, और गायब हो गए 80,000 रुपए। इस एक गलती से कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। रमेश के फोन पर अंग्रेजी में एक मैसेज आया। जब उनके बेटे विकास ने वो मैसेज पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खाते से पूरे 80,000 रुपए कट चुके थे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे पल भर में एक परिवार का सेफ्टी नेट चकनाचूर हो सकता है। डिजिटल चोरी का असली नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं होता। एक तरफ था उनका सपना, बेटे विकास की आगे की पढ़ाई और खेतों में बुआई के लिए नए बीज खरीदने की तैयारी, और दूसरी तरफ थी ये खौफनाक हकीकत, एक पल में किसी अनजान शख्स ने उनका बैंक खाता पूरी तरह से खाली कर दिया। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये एक परिवार की उम्मीदों की चोरी थी। भाग 3, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के महत्वपूर्ण कदम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसा धोखा हो जाए तो क्या करना चाहिए। बैंक कर्मचारी ने रमेश और विकास को जो सलाह दी वो किसी भी डिजिटल फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, बिना एक पल गवाए तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। इसके बाद पुलिस इस मामले को सीधे साइबर सेल को फॉरवर्ड करती है और फिर साइबर सेल उन खातों को ट्रेस करना शुरू करती है जिनमें आपका पैसा ट्रांसफर किया गया है। रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को बिल्कुल सटीक जानकारी देना बहुत जरूरी है, जैसे कि वो फोन नंबर जिससे कॉल आया था, ठग ने अपना क्या नाम बताया था और उसने किस सरकारी विभाग से होने का दावा किया था। एक सही और तेज जांच शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को इन बारीकियों की सख्त जरूरत होती है। भाग 4, गांव के ठग की जांच पड़ताल। अब वापस केस पर आते हैं। शुरुआत में पुलिस एक डेड एंड पर पहुंच गई क्योंकि पता चला कि पैसा जिस खाते में गया था वो एक ऐसे इंसान के नाम पर था जिसकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। वो खुद बैंक गया और वहां उसकी मुलाकात राधे नाम के एक और किसान से हुई। राधे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। उसके खाते से भी ठीक 60,000 रुपए उड़ा लिए गए थे, वो भी फसल बीमा के नाम पर आए एक ओटीपी कॉल के जरिए। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन कड़ियों का जुड़ना। विकास ने ऐसे 5-6 पीड़ितों को खोज निकाला। उन सभी में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थीं। सब ने सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया था, कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और सबसे बड़ा सुराग, इन सभी ने अपनी योजनाओं की जानकारी उसी स्थानीय दुकानदार माधव के साथ शेयर की थी। जी हाँ, जिस पर सब भरोसा करते थे। भाग 5, द गुड्डू स्टिंग ऑपरेशन। चलिए देखते हैं कि इसके बाद मामला कैसे आगे बढ़ता है।
शक पक्का था लेकिन सबूत नहीं थे, इसलिए एक जाल बिछाया गया। गुड्डू नाम के एक किसान को भेजा गया। उसने माधव के पास जाकर जानबूझकर एक सरकारी योजना का जिक्र किया। इधर सादे कपड़ों में पुलिस पास की ही एक चाय की दुकान पर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद माधव चुपचाप अपनी दुकान बंद करके अपने एक साथी के घर गया। वहां पहुंचते ही उसने गुड्डू को फोन लगाया और ओटीपी मांगा। बस जैसे ही फोन मिलाया गया, पुलिस ने घर पर छापा मारा और उन ठगों को रंगे हाथों धर दबोचा। भाग 6 न्याय और आगे की रोकथाम। पुलिस की पूछताछ और बैंकों के साथ सही तालमेल का नतीजा ये हुआ कि चुराए गए पैसे सफलतापूर्वक पीड़ितों के खातों में वापस आ गए। और ये हमें याद दिलाता है कि अगर धोखाधड़ी होते ही तुरंत सही कदम उठाए जाएं, पुलिस और साइबर सेल को सारी डिटेल्स सही वक्त पर दी जाएं, तो पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना होती है। डिजिटल फ्रॉड कोई मामूली चोरी नहीं है। माधव और उसके साथी को इस अपराध के लिए पूरे 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये दिखाता है कि मासूम लोगों के भरोसे का फायदा उठाना कितना भारी पड़ सकता है। इस पूरी घटना ने विकास को बदल दिया। उसने इस व्यक्तिगत संकट को एक ढाल में तब्दील कर लिया और पूरे गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी अजनबी को या यहाँ तक कि जान पहचान वालों को भी कभी अपना ओटीपी या बैंक की जानकारी नहीं देनी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। हम हमेशा सोचते हैं कि डिजिटल ठग कोई बहुत दूर बैठा अनजान इंसान होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? किसी की भी डिजिटल सुरक्षा की असली चाबी आखिर किसके हाथ में है? थोड़ा सोचिए, हम अपनी जानकारी किसके साथ बांटें?